सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए इंटरेस्ट रेट को 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक ये फैसला अब अगले 2 माह के लिए है। स्टेट बैंक के इस इक़दाम का मकसद फिस्कल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना और मुल्क में इन्फ्लेशन की सूरत हाल को भी सामने रखना है। जून और जुलाई में भी इंटरेस्ट रेट को 11% पर ही बरकरार रखा गया था और अब मुसलसल तीसरी बार ये हुआ है कि एक ही जैसा फैसला सामने आया। अब इस पर एक्सपर्ट्स का भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है और उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक दौर से इस वक्त गुजर रही है, जहां एक तरफ महंगाई की शरह में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस एक्टिविटी और जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट के असरात हैं वो भी नुमायां हैं। सनतकार बरादरी को ये तवक्को थी कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जाएगा ताकि कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाया जा सके और उनके मुताबिक महंगाई में कमी के बावजूद इंटरेस्ट रेट को इस वक्त 11% पर बरकरार रखना बिला जवाज़ है और इससे बिजनेस कम्युनिटी में एक तरह से मायूसी भी फैली हुई है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को पिछले 1.5 साल में कई मरतबा एडजस्ट किया गया है। 2022 और 2023 के दौरान महंगाई की बुलंद शरह को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को 22% तक पहुँचा दिया गया था, जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। फिर बाद में माशी दबाव कम होने और इन्फ्लेशन की शरह नीचे आने के बाद इसे बतदरीज कम किया गया और अप्रैल 2025 तक ये 11% यानी 50% कम हो गया था। माशी माहिरीन का यह कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कमी सरमायाकारी और सनती शोबे को सहारा देती है, जबकि बुलंद इंटरेस्ट रेट बचत की हौसला अफजाई करती है लेकिन कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करती है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट तकरीबन 3.2% है, जबकि हुकूमत का हदफ यह है कि 2026 तक ये शरह 5% तक पहुँचाई जा सके और इसके लिए फिर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को सपोर्ट फराहम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आइंदा महीनों में इन्फ्लेशन मज़ीद कम होकर 6 से 7% सालाना तक आ जाती है तो तवक्को है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को 9 या 10% तक कम करने का फैसला कर सकता है। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा और लोन्स के लिए जो लागत कम होगी तो रोज़गार के मौके ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंसिंग मिले तो वो अपनी एक्सपोर्ट को मौजूदा $18 बिलियन से बढ़ाकर अगले 2 सालों में 24 से 25 बिलियन डॉलर तक भी पहुंचा सकते हैं। जहां एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्ट रेट में कमी ना होने पर नाराज़ है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स स्टेट बैंक के फैसले को दुरुस्त भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट को जल्दी में कम किया गया तो महंगाई दोबारा ऊपर जा सकती है, जिससे एक आम आदमी का नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक बेहतर है कि इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए ताकि मालियाती निज़ाम पर एतमाद कायम रहे। आम शहरियों के लिए भी ये फैसला अहमियत रखता है कि एक तरफ महंगाई की शरह में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैंक से लिए गए कर्ज़ों पर बोझ बदस्तूर ज़्यादा है। हाउसिंग, कार फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन्स लेने वाले अफराद अब भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अदा करने पर मजबूर हैं। मजमूई तौर पर स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला एक मोहतात कदम है। अगर ये फैसला बिजनेस कम्युनिटी के लिए मायूसी का बाइस बना है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में महंगाई की मज़ीद कमी के बाद इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फौरी इक़दामात और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिज़नेस कम्युनिटी का जो इस पर रिएक्शन है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, चूँकि असल रिएक्शन अब बिज़नेस कम्युनिटी का सामने आ रहा है और ये इसलिए भी आ रहा है चूँकि पिछली 2 अनाउंसमेंट जब हुई इंटरेस्ट रेट की तो उसमें भी ये डिमांड थी बिज़नेस कम्युनिटी की कि इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो चुका है तो उसी के पैरेलल इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाए। जिस तरह रीजन के दीगर ममालिक में हम देखते हैं जहाँ इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में सिर्फ 3 से 4% का फ़र्क होता है, वहाँ पाकिस्तान में ये फ़र्क उस मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट अभी भी डबल डिजिट में मौजूद है, जबकि इन्फ्लेशन पर कुछ महीनों पहले बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। साकिब फैयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनसे इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि इस इंटरेस्ट रेट को 6%, 7% या चलें 8 या 9% तक तो लेकर आया जाए। इतनी इस हद तक ओवर कॉशियस अप्रोच स्टेट बैंक की क्यों है कि जो ड्यू रिलीफ है वो भी बिजनेस कम्युनिटी को नहीं मिल पा रहा है इस वक्त? देखें, ये बिल्कुल जो है ना जिसको कहते हैं कि समझ से बालातर है कि पहले जून में हमें एक्सपेक्टेशन थी कि इतना कम हुआ है तो इसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट अब कम करेंगे, फिर जुलाई में भी नहीं किया, अब अगस्त में था कि चलें और हमें यकीन दहानी भी कराई गई थी कि नहीं अब इसको जो है वो देखेंगे और तमाम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे हमारी उनसे मुलाकात होती थी तो उन्होंने भी बिल्कुल इस बात के ऊपर एग्री भी करते हैं
कि जब जो फाइनेंशियल कॉस्ट है हमारी जब तक कम नहीं होगी, कोई भी किसी किस्म की भी कॉस्ट, ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, तो वो जब तक कम नहीं होगी, हमारी जो रीजन में सबसे हाई इंटरेस्ट रेट हमारा है, तो हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं हो सकते हैं, हम लोग compete नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारी ये डिमांड थी और हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम सिंगल डिजिट में जो है वो आज रेट, और थोड़ा बहुत जो है हमें थोड़ा सा कुछ सहारा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो रीजन में सबसे हाई हमारी हैं, और दूसरी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारी हैं। तो इसमें अगर जहाँ पर गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है कि 2-4 सालों में हमने जीडीपी जो है वो 5% से ऊपर जानी है हम लोगों ने। तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये इस तरह हो सकता है। और फिर हम लोग इसमें बात करते हैं कि एफडीआई की बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जब इतना हाई रेट होगा, जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई रेट होगा, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा हर्डल है ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आए और इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है और तमाम अभी इंडिकेटर्स कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए कि किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम की जा सकती है, और किस तरह से हम लोग इंटरनेशनली हमारी प्रोडक्ट जो हैं वो कम्पिटिटिव कैसे हो सकती हैं। तो और मेरा ख्याल था इस फाइनेंशियल ईयर के जो अभी 2 महीने गुजरे हैं, हम वो देख रहे हैं कि सिर्फ $5 अरब की एक्सपोर्ट हम कर सके हैं। साल के आगाज में कैलेंडर ईयर जब शुरू हुआ था, हमने एक्सपोर्ट को डबल करना था अगले 5 साल में उड़ान पाकिस्तान के तहत, लेकिन जब हम इनिशिएटिव्स ही नहीं लेंगे तो ये एक्सपोर्ट कैसे डबल हो सकेगी? 2 महीने में $5 अरब, तो ये तो $30 अरब में फंस जाएंगे। सिर्फ एक उड़ान पाकिस्तान अनाउंस करने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए हमें स्टेप्स उठाने होंगे, हमें उसके लिए कुछ करना होगा ना कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त हमें तमाम चीज़ें, अभी टैक्स रेवेन्यू टारगेट, कोई और चीज़ें, वो सब भूल के अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हमें जो है किसी हर सूरत अपने जो हमारे मुल्क के जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे मुल्क के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें जो है वो कैसे फ्लरिश वो करें और क्या पॉलिसी उनको दें। तो ये जब तक सोच नहीं होगी गवर्नमेंट की, उस वक्त तक मेरे ख्याल में हम इसी तरह IMF के चुंगल में फंसे रहेंगे। और साकिब साहब, ये जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, सैलाब के बाद जो पूरे मुल्क में फ्लड्स आए, उसके बाद तो और ज़्यादा एक चैलेंज बढ़ गया हुकूमत के लिए, चूँकि कुछ ऐसी हमारी एक्सपोर्ट जो राइस एक्सपोर्ट थी वो मुतासिर होगी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती है, चूँकि कॉटन की फसल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ये तो अब इसमें तो बहुत आगे बढ़कर सोचना चाहिए था, इस इंटरेस्ट रेट को शायद डबल कमी इसमें होनी चाहिए थी। तो ये वाली अप्रोच क्यों इस वक्त नज़र नहीं आ रही है? देखिए, इंटरेस्ट रेट में कमी होनी चाहिए, दूसरे आपकी जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो उसमें कमी होनी चाहिए। और आप ये देखें कि अभी दूसरा जो बोझ, अब जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट वो भी हमारे ऊपर ना डाल दे कि फ्लड का जो भी, क्योंकि डिजास्टर्स का तो जब भी बजट बनता है उसमें कोई उसका जिक्र ही नहीं होता कि कोई आफात आ जाती हैं तो वो कहाँ से पूरा होगा। अब जो है ये एक अलग से आ गया कि जी डिजास्टर और ये जो नुकसान हुआ है वो तो एक अलग अभी आगे की बात है ना, कि हमारी कॉटन खराब हुई, हमारी फसलें खराब हुई तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, और वो तो एक हुआ ही हुआ। और जो दूसरा नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खराब हो गया, जो फिर से बनवाएगा, जो सारे लोगों के जो घर हैं वो खत्म हो गए, जो पूरी उधर से जो गाँव उजड़ गए, वो जो उसका वो सारा नुकसान है वो कहाँ से पूरा होगा। और वो उसके लिए हमारे पास कोई फंड ही नहीं है, ना कोई बजट में प्रोविजन है इसके लिए। तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना, हमें अपना किसी भी सूरत में हमें अपना रेवेन्यू, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अपनी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जब तक नहीं फ्लरिश करेंगी तब तक वो हमारा जो टारगेट होगा, अभी भी हम चल रहे हैं कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सका। इस 2 महीनों में
जो FBR का जो टारगेट था, जो एवरेज, वो भी अचीव नहीं हो सका। बिल्कुल। तो ये कैसे, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ कर देने से, सिर्फ अनाउंस कर देने से, सिर्फ तो एक अब साकिब साहब आखिर में कोई हमारा 2-3 हो जाएगा, तजवीज़ तो कुछ करना अगर पड़ेगा ना। हुकूमत के लिए आपके पास हो, अब ये एक मौका तो मिस हो गया, अगले 2 महीने तक ये मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट तो ये रहना है, अब हुकूमत को स्टेप उठाने क्या क्या चाहिए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट होनी चाहिए, इस चैलेंजिंग सिचुएशन को सामने रखते हुए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? देखिए, इसमें तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि 6 से 7% इंटरेस्ट रेट कर दे कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, फाइनेंशियल जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो। जी। दूसरा फौरी स्टेप जो उसको उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं उसको वो फौरी तौर पे कम करे। ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगी तो हम उसी तरह, जिस तरह हम लोग पूरा 1 साल हो गया, हम लोग जो है यही कहते हुए आ रहे हैं कि आपका बड़ा जी संभाल लिया, वेल डन, हुकूमत ने अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FVCCI हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी करदा अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी में मुल्की मईशत के हवाले से बड़ा अहम ऐलान किया है कि हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल और ज़रई शोबे को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से अब माली साल 2025-26 के दौरान मजमूई मुल्की प्रोडक्शन GDP की शरह नमू पहले के तखमीने के मुकाबले में अब कम रहने का इम्कान है। अब इसका जो तखमीना लगाया गया उसको कम करके 3.25% कर दिया गया। इससे पहले जुलाई 2025 में स्टेट बैंक ने मौशी तरक्की की शरह को 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया था। ताहम कुदरती आफात और फसलों को पहुँचने वाले नुकसान ने मईशत के लिए नए खदशात पैदा कर दिए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबों ने खरीफ सीज़न की फसलों को शदीद मुतासिर किया है। कपास, गन्ना, चावल, मकई, बाजरा और दालें जैसे मूंग और माश की दालें बड़ी अहम फसलें बराह रास्त मुतासिर हुई हैं। ये फसलें न सिर्फ किसानों की इनकम के लिए बहुत अहम हैं बल्कि टेक्सटाइल, शुगर की एक्सपोर्ट जैसे बड़े सनती शोबों के लिए भी बुनियादी हैसियत रखती हैं। अब इसके बरक्स रबी की फसलों के हवाले से कुछ पॉजिटिव इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ख़ासतौर पर गंदम की प्रोडक्शन बेहतर होने की तवक्को है जो मुल्की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। अब बड़े पैमाने की सनती प्रोडक्शन, LSM और सर्विसेज का शोबा पिछले कुछ महीनों में बेहतर हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर नुकसानात के असरात इन शोबों पर भी पड़ने का इम्कान है। सप्लाई चेन में रुकावटों, रॉ मटेरियल की कमी और महंगाई के दबाव की वजह से शॉर्ट टर्म माशी सरगर्मियों में सुस्त रवी देखी जा सकती है। स्टेट बैंक ने खबरदार किया कि हालिया सैलाबी सूरत हाल महंगाई की शरह को 5 से 7% के दरमियान लेकर जा सकता है या शायद इससे भी ऊपर जा सकती है। खुराक और अजनास की कीमतों में इजाफा बराह रास्त आवाम की बाइंग पावर पर असर डाल सकता है। इसी तरह ट्रेड बैलेंस पर भी दबाव बढ़ने का इम्कान है। फसलों के नुकसान की वजह से एक्सपोर्ट भी मुतासिर होंगी, जबकि इम्पोर्ट्स में इजाफा मुतवक्किल है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, जो पहले 1% GDP के दरमियान रहने की पेशगोई की गई थी। अब मरकज़ी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर सैलाब के बावजूद अच्छी बात है कि मुस्तहकम है। 5 सितंबर 2025 तक ये ज़खायर तकरीबन $14.3 अरब थे और तवक्को है कि दिसंबर तक ये बढ़कर $15.5 अरब पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है इससे कैसे निपटा करेंगे, सलमान शाह साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं जो सैलाब की तबाही है और इसके नतीजे में अब 1% ग्रोथ रेट ऑलरेडी हमारा अगले साल के लिए कम हो चुका है। इसमें कुछ मजीद कमी हो सकती है, ये चैलेंजेस मजीद बढ़ सकते हैं या हुकूमत बेहतर तरीके से ओवरकम कर जाएगी, इतना फिस्कल स्पेस मौजूद है? आई थिंक एक तो ये है कि परसेंटेज ऑफ GDP की बात करने से तो मसला हल नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि ये बहुत बड़े फ्लड्स थे और इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी वजह से इकॉनमी में बहुत मेजर डिसरप्शंस आ सकती हैं और आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अंदाज़न तकरीबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त फ्लड की ज़द में आ चुके हैं और उनको उनका घर, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका सब कुछ एक किस्म का लुट चुका है और वो उसमें हैं और उनको इस वक्त सपोर्ट करना और तक़वियत पर जाना, ये तो नंबर 1 प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए और पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए कि जहाँ तक पॉसिबल है उनको खुराक पहुँचाई जाए, उनके पास कोई कैंप्स हैं, टेंट्स हैं, मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाए बीमारी से और भूख से।
सो इसके ऊपर एक बहुत मेजर प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का, जहाँ पे आप अपने बजटरी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मुंह जो है मोड़ें फ्लड विक्टिम्स की तरफ, और हर सपोर्ट जो है वो फ्लड विक्टिम्स के पास होनी चाहिए, ताकि एक तो वो अब सरवाइव करें ओपन एरिया में और उसके बाद वापस अपने घरों में जा सकें और घरों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। और अगर एग्रीकल्चर में उन्होंने वापस आना है तो पूरी तरह से माली मदद होनी चाहिए और एक्सटेंशन की सर्विसेज होनी चाहिए कि वो अगली फसल को बीज सकते हैं, उनके पास बीज भी हो और रिसोर्सेज भी हो, फर्टिलाइजर और दूसरी इनपुट्स। और सलमान साहब, इसका ये सारी फिजिकल स्पेस कहाँ से क्रिएट होगा? हुकूमत कहाँ से अब इसके ये सारे खर्चे पूरे करे? बिजली के बिल ऑलरेडी हुकूमत माफ़ कर चुकी है, उसका बोझ कहीं आवाम पर तो नहीं मुंतकिल हो जाएगा? कम से कम 3-4 हज़ार अरब रुपए के जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से तो इमीडिएटली हमें करना चाहिए और एक टोटल कमिटमेंट के साथ डाइवर्ट करना चाहिए कि किसी और चीज़ पे अब इस वक्त आप अखराजात नहीं करेंगे डेवलपमेंट एरिया में स्वाय रिहेबिलिटेशन पे। तो आई थिंक रिसोर्सेज निकल आएंगे और इंटेंशन हमारी ठीक होनी चाहिए और हमारी कैपेसिटी टू डिलीवर होनी चाहिए। इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई प्लान ऐसा नहीं है जिस इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको हम बचाएंगे और इनको पूरी सर्विसेज मुहैया करेंगे। बड़ी शॉर्ट नज़र आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि एक किस्म की तैयारी नहीं थी इस इतने बड़े फ्लड की, और एज यूजुअल जब वो गुज़र जाता है तो फिर हम एक्शन में आते हैं। सो आई थिंक कि इस वक्त रिसोर्सेज का इशू नहीं है, इस वक्त इशू है कैपेसिटी का, इस वक्त इशू है आपकी क्या स्ट्रेटजी है, पॉलिसी आप क्या इख्तियार करते हैं और कैसे आप प्लान के मुताबिक चलते हैं। और ये देखें पूरा नॉर्थ से साउथ तक इस तबाही कारी है, तो ये बड़ी मैसिव स्केल की ऑपरेशन होगी जिसमें आप ये सारा काम करेंगे और इसमें तकरीबन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स सब इन्वॉल्व होंगी। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और अगर हम ये नहीं सही तरीके से कर सकेंगे तो पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा गुर्बत भी फैलेगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन जो जिसकी आपने बात की वो भी होगा, और इकोनॉमिक रिकवरी जो हम सोच रहे थे कि आएगी वो भी नहीं होगी। एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान चले जाएगा और इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ पॉलिटिकल और एक सोशल क्राइसिस भी होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान एक पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है और ये पॉली क्राइसिस और बड़ा हो जाएगा। सो आई थिंक इसमें हुकूमत की एबिलिटी टू मैनेज बहुत टेस्ट होगी। सही। और इसमें आई थिंक हुकूमत को सबसे बेहतरीन जो उनके ऑफिसर्स हैं और सबसे बेहतरीन जो उनके पास ऑर्गेनाइज उनको आगे लेके आएं और पूरे रिसोर्सेज के साथ इसके ऊपर काम करें। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, और ये चैलेंज जो है ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अब पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा और इन लोगों ने वापस अपने घरों की तरफ जाना है और अपनी ज़िंदगियों को रिज्यूम करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त इनके कम से कम जो फार्मर्स हैं इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास बीज भी नहीं है, इनके मवेशी भी खासे ख़त्म हो गए हैं। हो सकता है इनकी फार्म की जो मशीनरी है वो भी ख़राब हो गई हो, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत हो, और सबसे बड़ी बात इनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। सो आपको कैश ग्रांट्स भी देनी चाहिए पड़ेंगी और साथ इनके
आपको पूरे तरीके से स्टेट की मदद देनी पड़ेगी, फिर ये बात बनेगी। सही। और सलमान साहब, ज़ाहिर है अभी ये सबसे ज़्यादा डायरेक्टली हिट तो हमारा जो डैमेज हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन उससे मुंसलिक जो इंडस्ट्री है तो अब उनको भी इस वक्त थोड़ा सा रिलीफ या हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी बिज़नेस एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई और वो उसको एक बार फिर स्टैटिक रखा गया। बिज़नेस कम्युनिटी की ये डिमांड है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाने के लिए कि ये इसमें कम से कम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। तो इस पर भी ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा कि ये इस वक्त फिस्कल स्पेस था या कम से कम ऑप्टिक्स की हद तक ये एक अलामती कमी कम की जा सकती थी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में। देखिए, इंडस्ट्रियल जो आपका सिचुएशन है वो तो उसके तो बहुत डीप रूटेड मसले मसाइल हैं। सारी जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब है, टैक्स की एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, बिजली का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है, आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो भी नेगेटिव तकरीबन ग्रोथ रेट में चल रही है। और जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की कि ये जो एग्रीकल्चर में हमारे साथ ये एक शॉक पड़ा है, इसका इंडस्ट्री के ऊपर भी बड़ा शॉक आएगा। ठीक है। सो आई थिंक बात असल में ये है कि लॉन्ग डिलेड रिफॉर्म्स जो हैं इकोनॉमी की तरफ हम नहीं गए। बिल्कुल सही। हमने IMF प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत से प्रोग्राम्स, बल्कि 25 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे चल के रिफॉर्म्स होती हैं, जो माइक्रो लेवल पे रिफॉर्म्स करनी है, चूँकि एक बड़ा वसी मौजूद है सलमान साहब, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, आपको फिर ज़हमत देंगे। आज चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है इसलिए बड़ी माज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है सैलाब ने बड़े पैमाने पर यह तबाही मचाई है, तो पाकिस्तान ने अब वर्ल्ड बैंक के ताउन से रेजिलियंस एंड एडॉप्शन मेन स्ट्रीम मनसूबे के तहत एक बहुत ही अहम कदम उठाया है और छोटे किसानों और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए क्लाइमेट रिस्क फंड 1 का आगाज़ कर दिया गया है। अब इस फ़ंड का मकसद उन बरादरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है जो डायरेक्टली इस क्लाइमेट चेंज के असरात का शिकार हैं, ख़ासतौर पर वो छोटे किसान जो सैलाब और दीगर माहौलियाती आफात के बाइस सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इस साल मार्च में इस मंसूबे के लिए $102 मिलियन की फ़ाइनेंसिंग की मंजूरी दी थी और इस फंड के ज़रिए पाकिस्तान का टारगेट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की लचक बढ़ाना, छोटे किसानों को कर्ज़ों तक आसानी के साथ रसाई देना और उन्हें जदीद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जोड़ना है ताकि वो न सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें बल्कि अपनी इनकम को बढ़ा सकें, अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें। तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती ख़तरात का सामना कर रहे हैं और 2022 की तरह इस साल भी सूरत हाल ये सेम रही है। अब इस फंड से कैसे हमारा ये ज़राई सेक्टर फ़ायदा उठा सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। आबिद सुलहरी साहब एग्जीक्यूटिव PI के हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये फ़ंड किस हद तक पाकिस्तान में किसानों की, ख़ासतौर पर वो छोटे किसान जिनके पास अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनकी मदद कर सकेगा, दोबारा उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकेगा और मौसमियाती तब्दीलियों का कैसे इसके ज़रिए मुकाबला हो सकेगा? देखिए जी, आपने सुना होगा डूबते को तिनके का सहारा होता है और जाहिर है कि इस वक्त जिस लेवल की तबाही का सामना करना पड़ा है पंजाब को और उसके बाद अब ये पानी सिंध की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे एक जो मेजर विक्टिम है वो हमारी एग्रीकल्चर है, वो हमारी फूड सिक्योरिटी है। खड़ी फसलों स्पेशली खरीफ की जो फसलें हैं उनका जो नुकसान है, अब ये नुकसान जो है जो दुगना हो जाता है। एक तो ये कि जो इस साल की पैदावार थी चावल की या मकई की या कमात की खरीफ की फसलों की, उसमें कमी। दूसरा, किसान ने यही फसल बेच के उसने अगले साल गंदम की तैयारी करनी थी, तो अगर ये खरीफ की फसल जो है ये मुतासर होती है तो ज़ाहिर है कि रबी में जिसमें कि मेजर हमारी क्रॉप वीट है वो मुतासर होती। और यही वजह है कि इस वक्त जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से फार्मर्स के लिए, जिसमें कि ज़रूरी कर्जे दिए जाएंगे, तो उसमें जो खाद अगली फसली होगी, जो बीज करना होगा, अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें ये वाली फसल तो चूँकि उसमें उस तरह से पैदावार उनको नहीं मिलेगी, तो बड़ा टाइमली इनिशिएटिव है और देखना ये होगा कि उसकी रीच कहाँ तक होती है और कितने जो किसान उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस पर यह भी देखना होगा कि
जो शेयर क्रॉपर्स हैं जो कि हिस्से पे काश्तकारी करते हैं, या जो टेनेंट्स हैं जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ली होती है, वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि एक जो फ़िल्टर लगता है वो ये लगता है कि इस तरह की स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आपके पासबुक हो, आपके पास अपनी ज़मीन की मलकियत का सबूत हो, तो क्या ये स्कीम जो होगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा देगी जो कि ज़मीन के ओनर हैं, या जो कि अक्सरियत जो कि टेनेंट्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, हिस्से पे काश्तकारी कर रहे हैं, या वो उन्होंने ज़मीन ठेके पे हासिल कर रखी है, उनको भी इससे फ़ायदा मिल सकेगा। और अगर उनको फ़ायदा मिल सकेगा तो इसको अब्यूज़ से कैसे रोका जा सकेगा, किस तरीके से जो है। और अभी साहब, ये फ़ायदा कितना लॉन्ग टर्म या ड्यूरेबल होगा? चूँकि ये क्या गारंटी है कि अगले साल ये कुदरती आफात फिर नहीं आएंगी, या क्लाइमेट चेंज के या असरात फिर से पाकिस्तान को नहीं फेस करने पड़ेंगे? तो उससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकेगा इस फंड के ज़रिए? देखिए, फ़िलहाल तो उस फंड का कायम हो जाना ये बज़ाते खुद एक अच्छा डायरेक्शन में स्टेप है। उसके बाद मौजूदा सैलाब के विक्टिम्स उससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये आने वाले सालों में किस तरीके से ये एक ड्यूरेबल सोल्यूशन बन सकता है। क्या फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, वो इस फंड के परव्यू में आती है कि उससे प्रीमियम दे दिया जाए अगर किसी जगह का कोई टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन जो बारिश है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा या एक ख़ास हद से कम हो जाए, तो क्या वहाँ पे कोई इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सकता है और ये फ़ंड उसके प्रीमियम को कवर कर सकता है स्मॉल फार्मर्स के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बेस्ट एग्जांपल जो है वो मौजूद हैं इस वक्त खत्ते में। तो अब देखना ये होगा कि उन बेस्ट एग्जांपल्स के लिए इस फंड जो है उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सही। तो अभी साहब, इसमें ज़्यादातर स्टेप्स हुए हैं जो किसी भी कुदरती आफत के बाद फिर वो उठाए जा सकते हैं। ये जो कुदरती आफत को रोकने, कम करने या महदूद करने का सिलसिला एक कोशिश है, इसमें कैसे कामयाबी मिल सकती है? ये उसके लिए आपके पास एक अलग फंड है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, NDRMF। तो जो रिस्क को रोकना है और उसको मैनेज करना है वो NDRMF है। और एक है कि अगर आपके पास ये सारी आफतें आ जाती हैं तो फिर उससे निपटना कैसे है। ज़ाहिर है वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसको आपके PSTP कैटर नहीं कर सकती। PSTP में ऑलरेडी स्कीम जो हैं वो फिक्स हैं, उसको आपके जो रिस्क मैनेजमेंट फंड कैटर नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेफ, डायरेक्टर SGPI हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।